टारगेट एएमयू। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 10 क्लास 6 एनसीईआरटी का मेंसुरेशन। मेंसुरेशन चैप्टर के अंदर मैं आपको ये चाहूँगी कि कहीं पर भी एकदम बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर ना हो जाओ, इसलिए एक बार पूरा चैप्टर देख लो कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। पहला टॉपिक है पेरीमीटर। सबसे पहले आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, फिर पेरीमीटर, फिर आपको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ये सब टॉपिक है पेरीमीटर का ही। फिर अगला टॉपिक आएगा आपका पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। ये सब टॉपिक है। इसके बाद फिर एक एक्सरसाइज है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक एरिया। नहीं, बीच में एक टॉपिक स्किप हो गया शायद, नहीं हुआ, ठीक है। एरिया, नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया। एरिया के बाद में the next topic is एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। सब टॉपिक है ये। इसके बाद अगला टॉपिक होगा, एक एक्सरसाइज है, टॉपिक नहीं है। फिर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, और इसके बाद चैप्टर का अंत हो जाएगा। सो जब आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। सबसे पहले ये हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे। तो when we talk about some plane figures as shown below, we think of their regions and their boundaries. We need some measures to compare them. We look into these now. तो जब भी हम फिगर्स की शेप्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ शेप्स आते हैं और उनकी बाउंड्रीज आती हैं। बेसिकली शेप को बनाने वाला जो अकेली चीज़ है वो है बाउंड्री। अगर आपके पास एक वायर है, आप उसे गोल घुमा दो तो सर्कल बन जाएगा, आप उसे रेक्टेंगल कर दो तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, अगर आप उसे स्क्वायर शेप बना दो तो स्क्वायर बन जाएगा। तो बेसिकली बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर जो हमारा दूसरा टॉपिक है, लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स, यू कैन मेक देम यूजिंग विद अ वायर और अ स्ट्रिंग। एक तार या एक स्ट्रिंग की मदद से आप ये सभी शेप्स बना सकते हो। अगर आप एक पॉइंट एस से बनाना शुरू करते हो और मूव करना शुरू करते हो तो आप बड़ी आसानी से ये सारे शेप्स बना लोगे। अब आपने कंप्लीट राउंड अगर बना लिया शेप का हर केस में, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो इक्वल होगा टू द लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड। यानी जितना भी वायर आपने किसी भी शेप को बनाने में यूज़ किया वही होगा द डिस्टेंस कवर्ड, है ना। सो डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को हम पेरीमीटर कहते हैं। किसी भी क्लोज फिगर की बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। ये उस वायर की लेंथ के बराबर होता है जिसकी ज़रूरत आपको इस फिगर को बनाने के लिए पड़ी है, ठीक है। पेरीमीटर का आइडिया वाइडली हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं पेरीमीटर का आइडिया। एक फार्मर जिसको अपने फील्ड को फेंसिंग करवानी है, यानी उसके फील्ड में किसी पड़ोसी की गाय आकर के घुस जाती है और वो नहीं चाहता कि गाय घुसे, तो वो क्या करता है कि वो अपने फील्ड को फेंसिंग करवा देता है, यानी उसकी बाउंड्री लगवा देता है, तार लगवा देता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी गांव में जाएंगे तो आपको ये फेंसिंग दिख जाएगी। तो फार्मर को फेंसिंग करानी है तो बाउंड्री कितनी है पता होनी चाहिए। कोई इंजीनियर है जो कि अपना कंपाउंड वॉल बना रहा है घर के तब सभी साइड्स में, या फिर कोई इंसान है जो कि स्पोर्ट्स कंडक्ट करने के लिए कोई ट्रैक बना रहा है, तो ये सभी लोग जो हैं इन सभी को आइडिया ऑफ पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी और वो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। 5 एग्जाम्पल्स ऐसी सिचुएशन की बताइए जहाँ पे आपको पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। पेरीमीटर वो डिस्टेंस है जो कि किसी भी बाउंड्री के अराउंड के अलोंग कवर किया जाता है, और वो एक क्लोज फिगर, मतलब क्लोज फिगर की बाउंड्री का डिस्टेंस पेरीमीटर होता है। सिंपल है, ठीक है। जब आप किसी भी फिगर का राउंड करेंगे फॉर वंस, देन द डिस्टेंस कवर्ड इज पेरीमीटर, ठीक है। नाउ मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द 4 साइड्स ऑफ द टॉप ऑफ योर टेबल। आप अपनी टेबल के चारों साइड्स के टॉप की लेंथ को नापिए और नोट कीजिए, ठीक है, और फिर इनको ऐड कीजिए, जो भी आएगा वही आपका पेरीमीटर होगा। ये काम आप अपनी बुक के साथ भी कर सकते हैं। अपनी बुक के चारों साइड्स की लेंथ को नापिए, मेजर कीजिए और फिर उनको सेंटीमीटर्स में मेजर करके ऐड करके बता दीजिए, वही आपका पेरीमीटर होगा। इसी तरीके से मीरा जो है वो एक पार्क गई जो कि 150 मीटर लंबा है, 80 मीटर चौड़ा है। उसने एक कंप्लीट राउंड लिया उसकी बाउंड्री का, तो क्या डिस्टेंस वो कवर करी होगी टोटली आपको बताना है। तो इन सभी शेप्स का पेरीमीटर पता लगाने की कोशिश कीजिए। तो 40 अगर एक तरफ है, 10 एक तरफ है, 10 एक तरफ है, 40 एक तरफ, सबको हम ऐड कर देंगे। 40 40 80 और 10 10 20, 80 20 100, 5 5 5 5 25। नेक्स्ट फिगर में 3 3। ये क्वेश्चन एएमयू के एंट्रेंस में आ सकता है
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंपली ये फिगर दे रखी है और आपसे पेरीमीटर पूछा जाएगा, तो इसको कई तरीके से आप निकाल सकते हैं। सिंपल काउंटिंग करके 3, 1 और 3 यानी कि 6 और 1 7, 7 4 ज़ा 28 होगा इसका आंसर, क्योंकि एक हिस्से का 7 आ रहा है, तो सभी हिस्सों का अगर मैं इसको 4 बार ऐड कर दूँ 7 को तो कितना आएगा 28 आ जाएगा। नेक्स्ट फिगर है थोड़ी अजीब सी, तो इसकी बाउंड्री आप ऐड करते जाइए तो इसका आंसर आ जाएगा, है ना। बाउंड्री को ऐड करेंगे तो 80 मीटर, 100 मीटर, 120 मीटर, 120 और 80 होगा 200 और 100 होगा 300 और 60 और 90 ये होगा 150 और 45, 150 और 45 होगा 195, तो 195 और 300 होगा 495, ठीक है, 500 में 5 कम। तो इसी तरीके से आप पेरीमीटर किसी भी क्लोज फिगर का पता लगा सकते हैं जो कि इंटायरली लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई हो। इसी तरीके से आपको सभी साइड्स की लेंथ का सम पता करना है जो कि लाइन सेगमेंट्स होंगी, है ना। उन सभी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ पता करनी है, उनको ऐड करना है और वही आपका पेरीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर लेंथ है, 9 सेंटीमीटर विड्थ है, तो बताइए क्या होगी हमारी क्या होगी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल कंसिडर करना है ABCD, जिसकी लेंथ और ब्रेथ 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है सम ऑफ दी ऑल फोर साइड्स, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि AB और DC की लेंथ हमेशा सेम होती है रेक्टेंगल में, ये तो आपको पता है कि अपोजिट साइड्स की लेंथ हमेशा सेम होती है, तो क्या मैं AB और DC को सिर्फ 2 बार AB लिख दूँ। AB प्लस AB लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की लेंथ तो सेम है ना। तो 15 सेंटीमीटर अगर AB है तो 15 सेंटीमीटर CD है, तो हम एक ही मतलब 2 बार हम AB को भी तो लिख सकते हैं ना, तो 2AB लिख सकते हैं हम, है ना। AB प्लस AB 2AB। इसी तरीके से AD प्लस BC और AD और BC क्योंकि सेम है तो हम ट्वाइस ऑफ AD भी तो लिख सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ AB प्लस ट्वाइस ऑफ BC या AD कुछ भी लिख लीजिए, तो ट्वाइस ऑफ AB प्लस ट्वाइस ऑफ BC, यानी कि 2 अगर हमने बाहर ले लिया क्योंकि दोनों का ही हमें 2 टाइम्स करना है, तो पहले हम AB को BC से ऐड करेंगे, यानी कि 15 प्लस 9 करेंगे जो कि आएगा 24, और फिर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आंसर फाइनल हमारा आएगा 48 सेंटीमीटर्स। नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। इन सभी रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर आपको पता लगाना है, ठीक है। लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है खुद, ठीक है। चलिए एक करने में मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे 0.5 दे रखा है मीटर और 0.25 मीटर दे रखा है, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 0.75 मीटर। 0.75 मीटर का ट्वाइस करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.75 1.5 हो जाएगा, है ना। सो इस तरीके से आप बता देंगे 1.5 मीटर इज़ दी पेरीमीटर। तो इससे हमें पता चला दैट पेरीमीटर हम रेक्टेंगल का कैसे पता लगाते हैं, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। अब यहाँ पे कोई शबाना है जो कि एक लेस लगाना चाहती हैं अपनी रेक्टेंगुलर टेबल का जो कवर है उसके चारों कोनों पे वो बेल लगाना चाहती हैं, लेस लगाना चाहती हैं, और जो टेबल का कवर है वो 3 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है। अब आपको बताना है कि लेस की ज़रूरत कितनी पड़ेगी। तो 3 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है, फॉर्मूला आपको पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 3 मीटर, ब्रेथ कितनी है 2 मीटर। लेंथ प्लस ब्रेथ किया कितना हुआ 3 + 2 5 हुआ, इंटू 2 किया कितना हुआ 10 मीटर्स। तो पेरीमीटर कितना आ गया पेरीमीटर 10 मीटर्स आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से लेस आपको कितनी लानी होगी 10 मीटर लेकर के आनी होगी। अब एक एथलीट है जो कि 10 राउंड लगाता है एक रेक्टेंगुलर पार्क के, 50 मीटर लंबा पार्क है और 25 मीटर चौड़ा है। अब आपको टोटल डिस्टेंस बताना है जो कि वो कवर करेगा। लेंथ रेक्टेंगुलर पार्क की हमें दे रखी है 50 मीटर्स, ठीक है, 50 मीटर्स लेंथ है, विड्थ 25 मीटर्स है ना। तो इसके सबसे पहले आपको पैरामीटर पता लगाना होगा। तो 50 + 25 हुआ 75, इंटू 2 करेंगे 150 मीटर्स, और चक्कर कितने लगाए 10, तो 10 इंटू 150 मीटर्स करेंगे तो हो गया 1500 मीटर्स उस एथलीट ने डिस्टेंस कवर किया है। सिंपल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्रिटिकल है क्योंकि इसमें आपको लेंथ दे रखी है सेंटीमीटर में और ब्रेथ दे रखी है मीटर्स में। तो अगर किसी की लेंथ 150 सेंटीमीटर है और विड्थ 1 मीटर है तो ऐसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर पता लगाने का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है। अब लेंथ और ब्रेथ क्योंकि अलग अलग यूनिट में है तो इसको आपको करना ये है कि यहाँ पर ब्रेथ को या तो सेंटीमीटर में कर लो या लेंथ को मीटर में कर लो, बात एक ही पड़ेगी। तो मैं एक काम करती हूँ, मीटर को हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 प्लस 150 कितना हुआ? 250। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हुआ? 500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसको 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो और मीटर भी लिख सकते हो। जब भी आंसर ऐसा कंफ्यूजिंग, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन में दे रखा हो 2 यूनिट दे रखी है तो आंसर आपको दोनों यूनिट में लिखना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जो मार्क्स कटने का स्कोप है उनको ख़त्म हो जाता है। एक फार्मर है, उसका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, खेत है और उसकी लेंथ है 240 मीटर और 180 मीटर। अब वो फेंसिंग करना चाहता है 3 रोप से करना चाहता है और तो टोटल लेंथ क्या होगी रोप की जिसकी ज़रूरत फेंसिंग के लिए पड़ सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें लेंथ और विड्थ दे रखी है उसकी फील्ड की, तो क्योंकि हमें लेंथ और विड्थ दे रखी है तो 240 मीटर 180 मीटर को सबसे पहले ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्योंकि हमें 3 राउंड चाहिए तो फिर 3 से मल्टीप्लाई और करेंगे। तो सबसे पहले 240 और 180 को हमने ऐड किया तो ये आया 420। 420 इंटू 2, 420 इंटू 2 हुआ 840 मीटर और 840 मीटर को हमने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो हुआ 300, 3 8 सॉरी 3 4 12 एंड 3 8 24, 24 प्लस 1 25, तो ये हुआ 2520 मीटर्स। ठीक, ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी तक सब समझ में आ रहा है? ओके, फेंसिंग की आपको कॉस्ट पता लगानी है। पार्क है जिसकी लंबाई 250 मीटर है, चौड़ाई 175 मीटर है और जो रेट है वो है 12 रुपये पर मीटर। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि आपका एक छोटा सा गार्डन है, ठीक है, हम मान लेते हैं, ये सवाल थोड़ा इजीली आपको समझ में आए, और आप ये चाहते हो कि आपको जो पैसे आपकी पॉकेट मनी में से आपने इकट्ठे करे हैं उसमें से आप वहाँ गार्डन के चारों तरफ एक दीवार लगवाना चाहते हो या तार बनवाना चाहते हो, क्योंकि क्या होता है कि पड़ोस के बच्चे आकर के आपके फूल तोड़ के ले जाते हैं, है ना। अब आपको ये पसंद नहीं है तो आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे तार लगवाऊँ या दीवार लगवाऊँ। तो आपके जो गार्डन है उसकी जो लेंथ है वो 250 मीटर है, उसकी ब्रेथ 175 मीटर्स है। अब आपको पता लगाना है कि कितने पैसे देने पड़ेंगे अगर पर मीटर 12 रुपये खर्च हो रहे हैं तो फेंसिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि कितने हमें ज़रूरत पड़ेगी, कितने डिस्टेंस तक हमें तार को लगाना है। इसके लिए हमें पता लगाना होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 250 प्लस 175। तो ये जब हमने किया तो हमें पता चला 5 2 425 और 425 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यानी 850 मीटर्स पेरीमीटर निकल के आया। अब क्योंकि 12 रुपये पर मीटर हमें देना है तो यहाँ मीटर दे रखा है, यहाँ 12 रुपये पर मीटर दे रखा है, तो 12 इंटू 850 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतने मीटर के लिए हमें कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 लाख सॉरी 10,200 रुपये की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो 10,200 अगर आपकी पॉकेट मनी में होंगे तो आप करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। सिंपल है कि नहीं है। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। रेगुलर शेप्स का पेरीमीटर हम कैसे पता लगाते हैं? रेगुलर शेप्स वो शेप्स होते हैं जो रिपीटिंग शेप्स होते हैं। जैसे विश्वामित्र, इस एग्जाम्पल को कंसिडर कीजिए। विश्वामित्र चाहता है कि वो कलर टेप लगाए किसी स्क्वायर पिक्चर के चारों तरफ। स्क्वायर पिक्चर की हर साइड की लेंथ 1 मीटर की है, तो क्या लेंथ होगी कलर टेप की जो उसे चाहिए? मान लो कि आपको अपने स्कूल के लिए चार्ट बनाना है और आपको एक स्क्वायर पेपर पे चार्ट बनाना है। अब वो चार्ट जो आप बना रहे हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, जो प्रोजेक्ट वगैरह में बनाते हैं ना हम लोग, पोस्टर, तो वो पोस्टर जो है वो एक स्क्वायर शीट पे आपको बनाना है। स्क्वायर शीट की हर साइड की लेंथ 1-1 मीटर की है। अब जब लेंथ 1-1 मीटर की है तो ये आपको अगर उसके चारों तरफ टेप लगाना है तो ये बताइए कि आपको कितने मीटर टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका सीधा हिसाब तो ये है कि हम चारों साइड को ऐड कर दें। तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना हुआ? 4। ठीक है,
अब क्योंकि विश्वामित्र चाहता है कि जो कलर टेप है वो स्क्वायर पिक्चर के चारों तरफ लगे, तो उसे पेरीमीटर पता लगाना होगा पिक्चर का। तो वहाँ पिक्चर के चारों तरफ जो हमें टेप लगाना है वो 1+1+1+1 मीटर के हिसाब से, यानी 4 मीटर हमें लगाना होगा। अब क्योंकि हम भी जानते हैं कि चारों साइड्स किसी भी स्क्वायर की एकदम इक्वल होती हैं, तो इस केस में हम 4×1 भी तो लिख सकते हैं ना। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 लेंथ ऑफ ए साइड होता है, यानी कि कोई भी अगर एक साइड की भी लेंथ आपको दे रखी है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे पता चल जाएगा दैट पेरीमीटर क्या है। अब ऐसे और सच स्क्वायर्स ड्रॉ कीजिए और ऐसे स्क्वायर्स ड्रॉ कीजिए और पता लगाइए कि क्या ये फॉर्मूला वहाँ काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो तो क्या करेंगे आप, कैसे लेंथ का पता लगाएंगे? तो सीधी सी बात है, 4+4+4 कर देंगे। और अगर इक्वल लेंथ हो सारी तो 3×4 भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और सभी 4-4 सेंटीमीटर की हैं, तो 3×4 भी कर सकते हैं, पर सिर्फ उसी केस में जब तीनों साइड्स की लेंथ बराबर हो। पेरीमीटर क्या होगा किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का? 3 लेंथ ऑफ ए साइड, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय किसी भी एक साइड की लेंथ, वो क्या होगा? पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी स्क्वायर और किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में सिमिलैरिटी क्या हो सकती है? यही कि उनमें सभी साइड्स की लेंथ सेम होती है, ठीक। तो ऐसी फिगर्स को हम रेगुलर क्लोज्ड फिगर्स बोलते हैं, जिसमें सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो कोई भी स्क्वायर और कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर क्लोज्ड फिगर्स होते हैं। अच्छा, आपने ये पता किया दैट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 लेंथ ऑफ वन साइड, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 लेंथ ऑफ ए साइड, यानी वन साइड। सो ये हो गया आपका रेगुलर शेप्स के लिए आपने पता लगाया। इसके बाद पेंटागन अगर रेगुलर है तो उसका कैसे होगा? तो उसका 5 लेंथ ऑफ ए साइड हो जाएगा, क्योंकि उसकी 5 साइड्स होती हैं और रेगुलर पेंटागन है, यानी कि उसकी हर साइड बराबर की रही होगी। अच्छा, तो यानी कि रेगुलर पेंटागन की हमें पेरीमीटर कैसे पता चली? 5 लेंथ ऑफ वन साइड, एंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन कितनी होगी? वो होगी 6 लेंथ ऑफ वन साइड, और ऑक्टागन की कितनी होगी? 8 लेंथ ऑफ वन साइड। तो इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शाइना इफ शी टेक्स 3 राउंड ऑफ ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर। यानी शाइना कोई लड़की है, आपको डिस्टेंस पता लगाना है कि अगर वो 3 चक्कर लगाती है किसी स्क्वायर पार्क के जिसकी साइड 70 मीटर है, तो कितना डिस्टेंस शाइना कवर करेगी, वो डिस्टेंस आपको पता लगाना है। तो स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर कितना है? 4 लेंथ ऑफ ए साइड होता है, 4 × 70 मीटर्स हो गया, यानी कि 280 मीटर्स हो गया। तो 280 मीटर्स हो गया। अब अगर वो 3 राउंड ले रही है तो यानी 3 × 280 कर देंगे, तो 300, 3 8 24 एंड 3 2 6 7 8 840 मीटर्स इसका पेरीमीटर आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गई, जो कि किसने? शाइना ने कवर किया है। पिंकी किसी स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ जिसकी साइड 75 मीटर है चक्कर लगा रही है। बॉब जो है वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड चक्कर लगा रहा है। बॉब का जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी लेंथ 160 मीटर है और ब्रेथ 105 मीटर्स है। तो अब आपको ये बताना है कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी इन 1 राउंड कितना होगा? आपको क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जितना भी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर है 4 लेंथ ऑफ ए साइड कर देना है। सिंपली 4 लेंथ ऑफ ए साइड, किसी भी एक साइड की लेंथ कितनी है? 75 मीटर्स है, तो 4 × 75 मीटर इज इक्वल टू 300 मीटर्स हो गया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी इन 1 राउंड कितना हुआ? 300 मीटर हुआ। अब इसी तरीके से बॉब का निकाल लेंगे। तो बॉब जो है वो रेक्टेंगुलर शेप के चक्कर काट रहा है, तो वहाँ रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगेगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ एंड 2 × 160 + 105 मीटर्स, 2 × 265 इज इक्वल टू 530। और इससे पता चला कि डिफरेंस कितना है डिस्टेंस कवर्ड में। तो क्योंकि बॉब 530 मीटर चल रहा है और जो लड़की है जिसका नाम पिंकी है वो 300 मीटर चल रही है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना निकल के आया? डिफरेंस वो आया 230 मीटर, ठीक है। तो यानी कि बॉब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, 230 मीटर ज़्यादा कवर कर रहा है वो किससे? पिंकी से। अब आपको एक रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर पता लगाना है जिसकी हर साइड का लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। हर साइड का लेंथ कितना है?
3 सेंटीमीटर। तो आपको एक ऐसे पेंटागन का क्या पता लगाना है, पेरीमीटर। तो पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, तो 5 × 3 कर सकते हैं हम सिंपली। तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर हो गया। अब आपको एक रेगुलर हेक्सागन का पता लगाना है पेरीमीटर, अच्छा आपको पेरीमीटर दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो बताना है एक साइड कितनी होगी। तो पेरीमीटर क्या होता है, रेगुलर कोई भी शेप हो, जैसे हेक्सागन है तो वो होता है 6 × लेंथ ऑफ ए साइड। अब 6 × लेंथ ऑफ ए साइड इज इक्वल टू कितना हो गया, 18। तो लेंथ ऑफ ए साइड कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाके कायमा चला जाएगा डिवीजन में। तो 18 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा, 3। ठीक है, इस तरीके से आपने ये कर लिया। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 है, जहाँ पे आपको हर फिगर का पेरीमीटर पता लगाना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। फिर इसके बाद हमारा नया टॉपिक है एरिया। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं, या फिर मैं किसी सेपरेट वीडियो में ये वाली एक्सरसाइज अलग से करवाऊंगी, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ये अभी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एरिया पे आते हैं डायरेक्ट। एरिया को कैसे करना होता है और क्या होता है एरिया के अंदर। सो व्हाट इज़ एरिया। अब आपको इन क्लोज फिगर्स को गौर से देखना है जो कि नीचे दे रखी हैं। इन सभी फिगर्स ने कुछ ना कुछ फ्लैट सरफेस, कुछ ना कुछ रीजन ऑक्यूपाई कर रखा है। क्या आप ये बता सकते हैं कि कितनी जगह इन्होंने घेर रखी है। तो वो अमाउंट ऑफ सरफेस जो कि कोई भी क्लोज फिगर घेरती है उसको हम बोलते हैं उसका एरिया। यानी जितनी जगह उसने अपने अंदर समेट रखी है वो उसका एरिया होता है किसी भी क्लोज फिगर का। अब क्या आप ये बता सकते हैं कि इनमें से जो ऊपर जितनी भी फिगर्स दे रखी हैं इनमें से ज़्यादा एरिया किसका होगा। ठीक है, तो ये बताना बहुत मुश्किल है इन फिगर्स को देख के। अच्छा, उन्हें एक स्क्वायर्ड पेपर पे रखिए, ग्राफ पेपर पे रखिए, और वहाँ पे हर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर का है। एक आउटलाइन बनाइए फिगर की, और उसके बाद में स्क्वायर्स की तरफ देखिए। उनमें से कुछ कम्प्लीटली इनक्लोज होंगे, कुछ हाफ होंगे, कुछ लेस होंगे और कुछ और लेस होंगे। ये एरिया नंबर ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब जो आपको काउंट करने होंगे उनको। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हमेशा एग्जैक्टली एक एक स्क्वायर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये ग्राफ पेपर वाला तरीका पैटर्न आप 5th क्लास में कर चुके हो, जहाँ तक मुझे याद है कि एक स्क्वायर पेपर पे शेप रख करके आप फिर उनके स्क्वायर काउंट करते थे। जैसे यहाँ पे फिगर में दे रखा है, कोई भी शेप बना करके स्क्वायर काउंट करते थे और फिर बताते थे कि अच्छा इतना हुआ। ये आपके पियर्सन की किताब में शायद ये 5वीं क्लास में है, जहाँ तक मुझे पता है। तो ये डिफ़िकल्टी को आप एक कॉन्वर्सेशन से ख़त्म कर सकते हो, है ना। तो 1 फुल स्क्वायर का अगर आप 1 स्क्वायर यूनिट मान रहे हो, और तो जो हाफ से कम है उनको इग्नोर कर दो, और जो हाफ से ज़्यादा है उनको पूरा काउंट कर लो। तो इससे क्या होगा कि बराबर बैठ जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखो अभी तक मैंने जो कुछ बताया उसको इग्नोर करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ आप पहले कर चुके हो और मुझे पूरा यकीन है कि आपको याद होगी। नहीं याद है तो मैं एक सेपरेट वीडियो में एक ग्राफ पेपर के ऊपर इसे करके दिखाऊंगी, तब अच्छे से समझ में आएगा, है ना। वीडियो देख लेना जब मैं डालूंगी। लेकिन अभी के लिए तो क्योंकि इसको ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल है ना। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये फिगर आपको शेप दे रखा है यहाँ पे स्क्वायर्स के अंदर में। अब आपको ये फिगर लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई है। फुल स्क्वायर से जहाँ जहाँ कवर हो रहा है और हाफ स्क्वायर से कितना कवर हो रहा है काउंट करो। तो काउंट करेंगे तो फुल स्क्वायर 3 है, हाफ स्क्वायर भी 3 है ना। तो एरिया 1 स्क्वायर यूनिट का कितना है, 3, और हाफ का कितना मान के चल रहे हो आप, हाफ का हाफ मान के चलोगे तो 3 + 1.5 यानी 4.5 स्क्वायर यूनिट्स एरिया हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर को काउंट करके आपको ये एस्टिमेट करना है एरिया कितना होगा। तो यहाँ आप काउंट करो फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे ख्याल से 10 11 हैं इसमें। ठीक है, फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स। और हाफ फिल्ड स्क्वायर्स 3 है। मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स, मोर देन हाफ का मतलब आधे से ज़्यादा, और लेस देन हाफ फिल्ड यानी आधे से भी कम। तो ऐसे आपको इस फिगर में से काउंट करके इस टेबल को भरना है। टेबल को भरने के बाद आपको एरिया काउंट कर लेना है। तो मोर देन हाफ जो है उनका आपको आधा, जो एग्जैक्टली हाफ आपको लग रहे हैं उनका आधा काउंट करना है एरिया। जो मोर देन हाफ है उनको पूरा काउंट करना है, और जो लेस देन हाफ है उनको काउंट ही नहीं करना है। ठीक है, कितने भी हों वो। तो आपको एरिया पता चल गया 19.5 स्क्वायर यूनिट्स बादल का। अब एक और एग्जांपल है, स्क्वायर काउंट करके एरिया ऑफ अ फिगर को एस्टिमेट कीजिए। तो एक आउटलाइन फिगर बनाइए ग्राफ शीट पर, और
किस तरीके से, जैसे ये पत्ती इन्होंने बनाई है तो आप कैसे बताएंगे कि एरिया, तो इसमें फुल्ली फिल्ड स्क्वायर 1 है, ठीक है, लेस मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर 7 हैं, और लेस देन हाफ फिल्ड 9 है, और हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हैं ही नहीं, है ना। तो क्योंकि मोर देन हाफ फिल्ड को हम 1 के बराबर मानेंगे, तो ये 7 हो जाएगा, और 7 + 1 8 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 10.2 आ गई है। इसके बाद एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक स्क्वायर शीट की मदद से हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लेंथ हो और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर हो। रेक्टेंगल को ग्राफ शीट पे ड्रॉ कीजिए और स्क्वायर्स को काउंट कीजिए, जैसे यहाँ पे हमने बनाया है ना, तो 5 सेंटीमीटर ऐसे में और 3 सेंटीमीटर ऐसे में। अब काउंट कर लीजिए सारे स्क्वायर्स को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्क्वायर मीटर्स आ रहा है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर्स आ रहा है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 × 3, है ना। तो यानी हमें पता चला दैट लेंथ इंटू ब्रेथ इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब अगर हमें मेजर ऑफ द साइड्स पता है तो हम उसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे इसी तरीके से ग्राफ वाले पैटर्न से, ठीक है। जैसे 3 × 4 है तो 3 × 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12, 7 × 5 35, 5 × 3 15। तो इससे हमें पता ये चलता है दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ सिंपली। अच्छा, ग्राफ पेपर का यूज़ किए बिना हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता लगा सकते हैं जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर हो और जिसकी ब्रेथ 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो सिंपली क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है तो अब आपको ग्राफ पेपर की तो ज़रूरत नहीं है, आप लेंथ इंटू ब्रेथ कर तो 6 × 4 24 स्क्वायर सेंटीमीटर्स आपका एरिया आ जाएगा। अच्छा, अब स्क्वायर का एरिया कैसे निकालोगे, तो स्क्वायर में लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह हम लेंथ इंटू लेंथ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ लेंथ बराबर होती है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ था अभी तक हमारे पास फॉर्मूला, तो हम इसको लेंथ इंटू लेंथ कर सकते हैं, यानी लेंथ स्क्वायर कह सकते हैं। लेंथ को लेंथ से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे तो हम कह सकते हैं दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड और साइड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि एरिया पता लगाइए रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ 12 है और ब्रेथ 14 है, तो 12 × 14 कर देंगे। 12 × 14 होता है, सॉरी 14 नहीं है 4 है, 12 × 4 कितना होता है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्वायर प्लॉट का एरिया पता लगाइए जिसकी एक साइड 8 मीटर के बराबर है, तो कितना होगा इसका एरिया। साइड इंटू साइड होता है, तो साइड एक कितनी है 8 है, तो 8 × 8 कर देंगे, 8 8 कितना होता है 64। एक और क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कबर्ड 36 स्क्वायर मीटर है, उसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर है और लेंथ 9 सेंटीमीटर है, तो ब्रेथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी। तो एरिया आपको पता है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 36। लेंथ आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 36। अब क्योंकि 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर लेके जाऊंगी तो काय में चला जाएगा डिवाइड में, 36 डिवाइडेड बाय 9 कितना हुआ 4, तो विड्थ कितनी आ गई 4। चेक कैसे करेंगे, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि क्या 36 आ रहा है, तो वो हमारा चेक हो जाएगा। अच्छा, एक लड़का है बॉब जो कि चाहता है अपने कमरे की पूरी ज़मीन को टाइल्स से कवर करना। टाइल्स की लेंथ 3 मीटर चौड़े हैं और 4 मीटर लंबे हैं। अच्छा, अगर सॉरी कमरे की जो लंबाई है, कमरे की लंबाई चौड़ाई 3 मीटर लंबाई है, 4 मीटर चौड़ाई है, टाइल स्क्वायर शेप के हैं, ठीक है। लंबा कैसा है रेक्टेंगल, सॉरी कमरा कैसा है रेक्टेंगुलर शेप का है और टाइल कैसे हैं स्क्वायर शेप के हैं। अच्छा, अगर हर टाइल की एक साइड 0.5 मीटर है तो बताना है कि कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा टिपिकल सवाल है, इसको हम स्टेप्स में डील करेंगे। मैथ का सबसे अच्छा चीज़ यही है कि आप इसे स्टेप्स में तोड़ सकते हो। तो टोटल एरिया टाइल का कितना होना चाहिए, टोटल एरिया टाइल का इक्वल होना चाहिए टू द टोटल एरिया ऑफ द रूम, क्योंकि हमें टाइल्स बिछाने ना रूम में। तो रूम की हमें लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो हम पता लगा सकते हैं कि एरिया कितना होगा। तो 4 लेंथ है, 3 ब्रेथ है, तो कितना हो गया 4 × 3 स्क्वायर मीटर हो गया या मीटर स्क्वायर हो गया, यानी 12 स्क्वायर मीटर हमारा एरिया हो गया रूम का। अब हमें एक टाइल का एरिया पता लगाना है, तो एक टाइल का एरिया क्योंकि एक साइड कितनी है 0.5 मीटर है, तो साइड इंटू साइड यानी 0.5 इंटू 0.5 मीटर कितना हुआ 0.25 स्क्वायर मीटर हुआ, है ना। अब
ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जब आपको एक, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 50 रुपये में 5 रुपये वाले कितने पेन खरीद सकती हो, तो आप क्या करोगी, 50 को 5 से डिवाइड कर दोगी, है ना, तो आंसर निकल के आएगा 10 पेन मैं खरीद सकती हूँ। 50 को आपने 5 से डिवाइड किया तो 10 पेन मैं खरीद सकती हूँ। अब इसी तरीके से जब आपको फ्लोर का एरिया पता है, आपको टाइल का एरिया पता है, अब आपको पता लगाना है कितने टाइल आएंगे, तो आपको सिंपली एरिया ऑफ द फ्लोर से एरिया ऑफ वन टाइल डिवाइड कर देना है, और उसके बाद में जो कुछ आए वो आपका आंसर है। डिवाइड करने के बाद 48 टाइल्स आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको पता लगाना है स्क्वायर मीटर्स में पीस ऑफ क्लॉथ का एरिया कितना होगा। जो 1 पीस ऑफ क्लॉथ दे रखा है, एक सेकेंड, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग। यानी जो पीस ऑफ क्लॉथ है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, उसमें आपको लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, आपको एरिया पता लगाना है, ठीक है। तो लेंथ दे रखी है 2 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर 25 सेंटीमीटर को डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम पहले इसे सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, या तो इसे मीटर में कर लो या इसे सेंटीमीटर में कर लो। आसान रहेगा कि इसे मीटर में कर लो, क्योंकि दूसरा भी हमारा मीटर में ही है ना। तो इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर तो वैसे का वैसा रहेगा, 25 सेंटीमीटर बन जाएगा 0.25 मीटर। अब 1 + 0.25 मीटर किया तो ये कितना हो गया टोटल, 1.25 मीटर। अब 1.25 मीटर को अगर हम 2 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्लॉथ का एरिया पता चल जाएगा, है ना। तो कितना हो गया 1.25 मीटर, हाँ 2.50 स्क्वायर मीटर्स हमारा एरिया हो गया, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज है। इसके बाद में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। ये शॉर्ट में रिवीजन होता है, इसमें सब फॉर्मूले वगैरह दे रखे होते हैं, तो आप इसको पढ़ लेना अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टारगेट AMU।